हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एस एस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को गद्यखंड हिंदी बुक का पार्ट 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को इस पाठ का हिंदी अर्थ बताया था और मैं आप लोगों को ये भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग जो है खुद से उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप भी ये समझ सकें कि आप लोग जो हिंदी अर्थ इस पाठ का पढ़े और लेखक परिचय को पढ़े तो कितना आपने मतलब उसको समझा, जिससे आप ऑब्जेक्टिव जो खुद से बना सके। तो इसीलिए आप लोग खुद से भी ऑब्जेक्टिव के आंसर को जो है हल कीजिएगा। बाकी लास्ट तक जो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, दिगंत या समालोचना? किन पत्रिका जो है इन्होंने संपादन किया? तो हम लोग पढ़े थे लेखक परिचय में, जिसमें आया था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका थी। ये क्या है? एक मासिक पत्रिका है। आप लोग को मैंने लेखक परिचय में भी बताया था कि मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार निकलती है, तो वो हमारा मासिक पत्रिका होता है। एक साप्ताहिक पत्रिका होता है, एक हमारा होता है वार्षिक पत्रिका जो साल में एक बार निकलता है, जो महीने में एक बार निकलता है और जो सप्ताह में एक बार निकलता है। ऐसे करके पत्रिकाएं होती हैं। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ किया था, जिसे वो करीब 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इस पत्रिका को वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। कब से? तो 1877 ईस्वी से। 1877 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, इसका प्रकाशन करना। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से आवाज सुने थे। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद फ्राइडे के मुख से आवाज सुने थे? तो 16 वर्ष के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से जो है आवाज सुना था, 16 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बताया गया कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो लोगों के बीच जो है असल बातचीत हो सकती है, वो एडिसन के अनुसार था। और बेन जॉनसन का भी आप लोग को याद रखना है कि उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग छठे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया है कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका हिंदी मतलब होता है बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। बातचीत करने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक ना, बातचीत करने की कला हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग सातवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या लखनऊ?
तो हम लोग सबको मालूम है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें बताया गया है कि बातचीत शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि भाषण है? बातचीत शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये क्या है, तो एक निबंध है, ठीक ना। ये क्या है, एक निबंध है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? बोलने से, रोने से, हंसने से या चलने से? तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार यह किसने कहा? सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये किसने कहा? वेन जॉनसन ने कहा था। वेन जॉनसन जो थे, वेन जॉनसन, उन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। तो बोलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो वो बोलने से होता है। इसके बाद आगे जो है 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? देखिए अभी 9 नंबर प्रश्न में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, तो बोलने से, यह किसने कहा? तो वेन जॉनसन। और वही प्रश्न को यहाँ पे दे दिया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? तो किसका है? तो वो वेन जॉनसन जी का है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? जैसे हम लोग कल पढ़े थे अर्थ में, तो बताया गया था कि 2 लोग जो है प्रेम पूर्वक हार्दिक रूप से संलाप करते हैं। 3 लोग की बातचीत होती है तो वो त्रिकोणीय होती है, जो अंगूठी में नख के समान होती है। 4 लोग की बातचीत जो है वो फॉर्मेलिटी की तरह होती है। 5 लोगों की जो बातचीत होती है या उससे अधिक लोगों की, 4 से अधिक लोगों की, तो उसको क्या कहा जाता है? राम रमौवल कहा जाता है। राम रमौवल, ठीक ना। तो 4 लोगों से अधिक की बातचीत क्या कहलाएगा? राम रमौवल कहलाएगा। तो ये याद रखना है, 2 लोगों की बातचीत, 3 लोगों की बातचीत, 4 लोगों की बातचीत और 4 से अधिक लोगों की बातचीत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 12वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें बताया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा? तो किसने कहा? तो वो रामविलास शर्मा जो थे, उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता के रूप में जानते थे। इसके बाद आगे जो है 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार थे या किस काल के रचनाकार थे? तो किस काल के या किस युग के रचनाकार थे? तो वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है? मतलब अगर हम किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, कल हम लोग हिंदी अर्थ में पढ़े थे कि हम किसी से अगर कुछ बोलते नहीं हैं, बात को छुपा के रखते, तो मवाद जो धुआं की तरह जो है हमारे मन में वो जमा रहता है। लेकिन जब हम किसी से कुछ बातों को कह देते हैं, बोल देते हैं, तो वो हमारा जो मवाद जो धुआं जो हमारे शरीर के अंदर जमा रहता है, वो क्या करता है? भाप बन करके बाहर निकल जाता है। तो किस चीज के जरिए? तो हमारा होगा बातचीत से। बातचीत के जरिए जो ऐसा होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 15वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? बाल कृष्ण भट्ट के निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो बाल कृष्ण भट्ट के निबंध भट्ट निबंधमाला नाम से कितने खंडों में विभक्त है? तो हम लोग पढ़े थे लेखक परिचय में, जिसमें बताया गया था कि 2 खंडों में जो है बाल कृष्ण भट्ट का जो संपूर्ण निबंध है वो विभक्त है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न में बताया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रहा है देनी प्रसाद भट्ट,
पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है देनी प्रसाद भट्ट, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है बेनी प्रसाद भट्ट, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है टेनी प्रसाद भट्ट और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है सेनी प्रसाद भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अब पिताजी क्या काम करते थे? तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? व्यापारी थे। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, जिसमें बताया गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। कहा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न में कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा नंबर ऑप्शन है मल्यज, तीसरा नंबर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और चौथा नंबर ऑप्शन है भगत सिंह। तो दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है? तो हमारा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने आप लोगों को लेखक परिचय में भी ये बताया था कि अगर दमयंती स्वयंवर देगा तो बालकृष्ण भट्ट, अगर दे देता संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता लिख देता संयोगिता और कहता कि उसके बाद स्वयंवर लिख के और पूछता कि कौन किसकी रचना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लाला श्रीनिवास दास होगा। लेकिन दमयंती स्वयंवर दे रहा है तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी। आप लोग को बात समझ में आ गया। इसके बाद जो है 18वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें दे रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका उत्तम तरीका होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना या अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर स्वयं से बातचीत करना। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न में बता रहा है कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वहां आत्मीयता होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न जो है ये कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। अभी जस्ट आपको कुछ प्रश्न पहले मैं इसका जवाब बताया। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो वो श्रीनिवास दास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक मैंने जो है टोटल 20 प्रश्न को बता दिया। आप लोग जो है अपने को खुद से जांचिएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न जो है का जवाब जो आप लोगों को मालूम था, कमेंट में भी बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के और भी जो वीडियोज है आप लोगों तक पहुंच सके। अब हम लोग जो है आगे 21वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें बता रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें यह पूछा गया था कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद जो है मनुष्यों का मुख देखे थे या मनुष्यों के मुख से बात सुने थे? तो 16 वर्ष था। लेकिन अब कह रहा है कि 16 वर्ष के बाद किसके मुख से वो बात सुने थे? फ्राइडे के मुख से सुने थे कि संडे के मुख से सुने थे कि एडिसन के मुख से सुने थे कि स्टील के मुख से सुने थे? तो किसके मुख से सुने थे? तो ये फ्राइडे के मुख से जो है जो हमारे रॉबिन्सन क्रूसो थे वो 16 वर्ष के बाद जो जंगली बोली में उसके भाषा को, उसकी आवाज को वो सुने थे। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 22वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? बातचीत की शैली बताना चाहते थे कि भाषण की शैली, की संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे 23वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में या 1894 में? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में किए थे। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कहा जा रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 आजान एक सुजान, अंतराल। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है
तो वो 100 अजान 1 सुजान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाए, क्योंकि मैला आंचल, गोदान और अंतराल ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 100 अजान 1 सुजान जो बालकृष्ण भट्ट की रचना, और यह क्या है, एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 25वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें बताया गया कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 27 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि रेल का विकट खेल, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है विपथगा, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रसातल यात्रा, और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है गुप्त वैरी। तो अगर हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे विपथगा जो है ये हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विपथगा की अगर हम बात करेंगे तो यह किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की रचना है, जिनको हम लोग अगे जी बोलते हैं। तो ये अगे जी की रचना है। और बाकी जो 3 रचनाएं हैं, रेल का विकट खेल, रसातल यात्रा, गुप्त वैरी, तो ये सब जो हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसके बाद अगर आगे चलेंगे 27 नंबर प्रश्न के बाद 28 नंबर प्रश्न पे, जिसमें हमारा जो है क्या कह रहा है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की रचना किससे की है। यहाँ ऑप्शन दे रहा है, पहला नंबर एडिसन और स्टील, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद्र, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है शिवपूजन सहाय, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, तो वो एडिसन और स्टील की श्रेणी में जो है रख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक निबंधकार के रूप में तुलना किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की ओर। और 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे चलेंगे 30वें नंबर प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। इसमें बताया गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। स्वर्ण शक्ति के, कि वाक शक्ति के, कि दिव्य शक्ति का, या स्मरण शक्ति का। किसके सहारे जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, तो वाक शक्ति के सहारे जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाती है। या वाक शक्ति के सहारे नहीं, वाक शक्ति के न होने से, वाक शक्ति के न होने से सृष्टि क्या होती, गूंगी प्रतीत हो जाती। तो यहाँ 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट, बातचीत पार्ट, जो गद्यखंड का पहला पार्ट है, उसका टॉप 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। मैंने जो है जो टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने आप सभी लोगों को कराया। आप लोग भी जो है कमेंट में बताइएगा कि इन टॉप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मालूम था, और आगे आप लोगों को और क्या क्या सब्जेक्ट में दिक्कत है, क्या क्या परेशानियां हैं, उन सभी को भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है और मैं उस पर वीडियोज बना सकूं। तो आप लोग जरूर जो ऐसा कीजिएगा। बाकी अब आगे हम लोग जो है इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे चलेंगे हम लोग इस पार्ट के जो भी विषयनिष्ठ या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। बुक में टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 6 प्रश्न को जो है हम लोग एक एक करके बारी बारी से करेंगे। जिसमें पहला नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो पहला नंबर प्रश्न हमारा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। पहला नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अगर हम में, एक मिनट, हाँ, अब कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो इसमें
इसका आंसर बताया गया है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम लोग लूंज पुंज होते और एक कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से ना ही कुछ कह सकते और ना ही सुन सकते थे। वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई अनेक प्रकार की शक्तियों में से एक है, जिसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाती। तो ये सही बात है कि अगर वाक शक्ति न होती तो हमारा सृष्टि जो है गूंगा प्रतीत होता, लूंज पुछ कहीं एक कोने में बैठा दिए गए होते, और अपना जो है और दूसरे इंद्रियों से, जैसे देखने का हो गया, सुनने का हो गया, चलने का हो गया कार्य, ये सब चीजें तो करते, लेकिन हम बोल नहीं पाते, किसी के सामने अपने बातों को नहीं रख पाते, किसी के बात कोई अगर जो है अपना विचार नहीं रख पाता हमारे पास, तो ये सारे चीजें जो है वाक शक्ति से होती है। तो वाक शक्ति नहीं होती तो पूरा सृष्टि गूंगी हो जाता। इसके बाद अगर दूसरे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तो दूसरा नंबर प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो कहा जा रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार कुछ इस प्रकार है, यानी बेन जॉनसन महोदय और एडिसन महोदय क्या कहते हैं। तो बेन जॉनसन का बातचीत के संबंध में विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जो बहुत ही उचित जान पड़ता है। और बातचीत के संबंध में उन्होंने बताया, या एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, अर्थात दिल की बात जो एक दूसरे से शेयर करते हैं या कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, तो सबसे पहले बेन जॉनसन का कथन समझना है कि वो बताए कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन ने बताया कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की, जो इस पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या चीज कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ पे कन्वर्सेशन होगा, ठीक ना, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, र छूट गया है, आप लोग जो है जरूर बुक से प्रश्न से मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये कन्वर्सेशन सही लिखा हुआ है, प्रश्न में र छूट गया, तो आप लोग जो है जरूर इसको सुधार लीजिएगा। कह रहा है प्रश्न में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक रूप से जो है पाई जाती है। हम लोग किताब में भी पढ़े थे, जब हम लोग अर्थ पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात जो बातचीत करने की कला है वो कहाँ पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। और इसकी शोभा जो है काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में जो है, इसमें ऐसे चतुराई के साथ बातचीत किया जाता है कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, और इसी का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसके बाद आगे चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें बताया गया कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, क्योंकि इसके लिए न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी और न किसी स्थान की। इससे कोई विरोध और विवाद का भी डर नहीं रहता है। तो इसलिए बातचीत का उत्तम तरीका है कि हम स्वयं या अपने आप से जो है बातचीत कर ले, और तब किसी को जो है जो कहना है हमको या जो बोलना है वो उस तक पहुंचाए। ताकि अगर हम अपने आप पर उस बात को रख करके सोचेंगे, अगर हम सोच रहे हैं कि हमको बुरा लग रहा है, किसी सामने वाले को कुछ बोलेंगे और उस बात को हम अपने पे रख करके देख रहे हैं कि हाँ बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा सामने वाले को, तो फिर सामने वाला जो है या सामने वाले से हम वैसे बात नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा हम पहले अपने आप से बात करेंगे, तब उसके बाद हम किसी और से कुछ कहेंगे। तो बातचीत का उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यही है। इसके बाद दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें पांचवा नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, व्याख्या का क्वेश्चन है। व्याख्या वाले क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के एग्जाम में नहीं आते हैं। व्याख्या वाले क्वेश्चन जो है 4 नंबर के पूछे जाते हैं, जो 2 क्वेश्चन होते हैं। तो 8 नंबर का हमारा जो व्याख्या वाला प्रश्न जो है एग्जाम में आता है 8 नंबर का, ठीक है। 2 क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें जो हमारा पहला लेसन जो है बालकृष्ण भट्ट का, तो इसमें पहला नंबर जो प्रश्न व्याख्या वाला है वो है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है या दिखाया करती है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इस प्रश्न का अगर हम जवाब देंगे
तो इसका सही उत्तर ऐसे लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के शीर्षक पाठ बातचीत से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमारा मन हमें प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखलाता या दिखाया करता है, कारण कि हमारा मन इस पहेलीनुमा संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें हम जैसी चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं, और ऐसा करना हमारे मन के लिए कोई नया या भारी बात नहीं होता है। तो ये हमारा जो है 5वां नंबर प्रश्न का जो पहला नंबर व्याख्या प्रश्न है उसका उत्तर था। इसके बाद 5वें नंबर प्रश्न का जो दूसरा नंबर प्रश्न व्याख्या वाला है वो कह रहा है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या करना है हमको, तो इसका व्याख्या में भी हम लोग सेम वही लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी जो प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हमें बताना चाहते हैं कि मौन रहने पर गुण दोष का पता नहीं चल पाता है, बोलने से ही उसके भीतर का गुण दोष प्रकट होने लगता है। कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय दे पाते हैं, और बेन जॉनसन भी यही मानते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये 5वां नंबर प्रश्न का हमारा दूसरा नंबर व्याख्या वाले प्रश्न था, और ये उसका उत्तर था। इसके बाद अब हम लोग जो है इस पाठ का आखिरी प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें कहा गया है हमसे, जिसमें हमसे 1 मिनट, ये 5वां का ख नंबर यानी दूसरा नंबर था। 6 नंबर प्रश्न ये रहा। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। इस निबंध की कह रहा है प्रश्न में कि क्या विशेषताएं हैं। तो इस निबंध की विशेषताएं हैं कि प्रस्तुत निबंध बातचीत महान गद्यकार बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। इस निबंध की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। पहला नंबर विशेषता में हमारा है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति की महत्ता बतलाते हैं कि बिना इसके सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। इसके बाद दूसरा नंबर जो है इसकी विशेषता बताई गई है इस निबंध की, इस निबंध के माध्यम से लेखक बतलाते हैं कि बातचीत करने से मनुष्य का मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तीसरा नंबर जो है विशेषता ये है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात सुहृद गोष्ठी की विशेषताएं बतलाते हैं। तो ये टोटल हमारा जो है 6 प्रश्नोत्तर था, और हमने जो है कुल इस पाठ के जो मुख्यतः जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे टोटल 30 क्वेश्चन को मैंने कराया। आप लोग जो है इन सारे प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।